नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं। वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। सबसे पहले बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिनके ग्रीनलैंड पर सुर नरम होने का नाम ही नहीं ले रहे। ग्रीनलैंड की सनक ट्रंप पर बरकरार है। स्विट्जरलैंड के डावोस में उनका भाषण चल रहा है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर डेनमार्क को खरी खोटी सुनाई। कहा कि वो एहसान फरामोश निकला जिसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने ग्रीनलैंड दिया, लेकिन अब वो ग्रीनलैंड पर आनाकानी कर रहा है। ट्रंप ने फिर दोहराया कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी है और वो उसे लेकर ही रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड बर्फ का एक टुकड़ा है जो उनकी बहुत छोटी सी मांग है। The United States was then compelled, we did it, we felt an obligation to do it, to send our own forces to hold the Greenland territory, and hold it we did, at great cost and expense. They didn't have a chance of getting on it, and they tried. Denmark knows that. We literally set up bases on Greenland for Denmark. We fought for Denmark. We weren't fighting for anyone else. We were fighting to save it for Denmark. Big, beautiful piece of ice. It's hard to call it land. It's a big piece of ice. But we saved Greenland and successfully prevented our enemies from gaining a foothold in our hemisphere. So we did it for ourselves also. And then after the war, which we won it big without us. एक बड़े देश में बड़प्पन दिख नहीं रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस समय जुड़ रहे हैं। प्रणय, जो राष्ट्रपति एक दूसरे देश के राष्ट्रपति को बंदी बनाकर अपने देश में बुलवा लेते हो, जो किसी और के जीते हुए नोबेल को आराम से हंसते हंसते स्वीकार कर लेते हो और इस बात में गर्व महसूस करते हो, ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप किस हद तक जा सकते हैं? उनके इस बयान से क्या समझे? श्वेता, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने एक अलग मनोराज्य में हैं। दुनिया के नक्शे को लेकर उनकी एक अलग कल्पना है। वो अपने तरीके से सोचते हैं, देखते हैं और उसी तरीके से वो बढ़ते जा रहे हैं। आप इसे संयोग कहिए, प्रयोग कहिए या जो भी कहिए, इस समय वो शख्स जो कि अपने मनोराज्यम के अंदर जीता है, इस समय व्हाइट हाउस में बैठा है, दुनिया का सबसे ताकतवर सेना का सुप्रीम कमांडर है। और ग्रीनलैंड को लेकर वो जिस तरीके से यूरोप की धरती पर खड़े होकर कह रहे हैं, नाटो के तमाम देशों के प्रतिनिधियों के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि किसी भी की स्थिति नहीं है, कोई ग्रीनलैंड को बचा नहीं सकता। अगर कोई बचा सकता है तो वो केवल अमेरिका है और अमेरिका इसे लेकर रहेगा। ये अपने आप में एक स्पष्ट संदेश देता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड से कम पर समझौता करने को तैयार नहीं है। लेकिन ग्रीनलैंड यदि अमेरिका लेता है तो फिर नाटो का क्या होगा? दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाए उस वैश्विक जो ग्लोबल ऑर्डर है उसका क्या होगा? इन तमाम चीजों पर बहुत गंभीर सवालिया निशान है। लेकिन अगर आप इतना लंबा अगर आपने सुना है डोनाल्ड ट्रंप का भाषण, तो वो एक अलग वर्ल्ड व्यू के साथ वहां खड़े नजर आते हैं। उनका हर चीज के ऊपर एक टेक है। यानी ब्रिटेन को अपने यहां पे ऊर्जा के किन संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए, यूरोप को अपनी घरेलू राजनीति में किस तरीके की नीतियां रखना चाहिए, ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार होना चाहिए, मॉरिशस को ब्रिटेन को वो चागोस का द्वीप सौंपना चाहिए या नहीं सौंपना चाहिए, अमेरिका के साथ किस तरीके से नाइंसाफी हुई है, ये आदि इत्यादि। ये फहरिस्त बहुत लंबी है जिसमें वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ अब तक नाइंसाफी हुई, इंसाफ का तराजू वो लेकर आए हैं और उस इंसाफ के तराजू के साथ साथ उनके हाथ में एक तलवार भी है और उसी से वो न्याय करेंगे। ये तमाम चीजें बताती हैं कि दुनिया एक बेहद ही नाजुक और एक बेहद खतरनाक मोड़ पर इस समय खड़ी हुई है, जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को रखने वाला जो सैन्य ताकत का राष्ट्रपति है, वो इस समय ऐसे फैसले ले रहा है जो उस ग्लोबल ऑर्डर को बचाने सहेजने की बजाय उसे एक नए मोड़ पर ला सकते हैं, जहां से चीजें बिखराव की तरफ भी जा सकती हैं। और यही दुनिया के सामने इस समय एक बड़ी चिंता है। और यकीनन उनके अभी तक के कदमों को देखकर यह कहा जा सकता है कि यकीनन अगर जरूरत पड़ी तो सैन्य ताकत का इस्तेमाल करना, लेकिन उसकी जरूरत अमेरिका को पड़ेगी नहीं। लेकिन ग्रीनलैंड भी विचलित है इस समय, डेनमार्क भी विचलित है, पूरा यूरोप देख रहा है कि जाने क्या अब हो जाए। प्रणय उपाध्याय, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो अमेरिका की बात के बाद अब उत्तर प्रदेश के उस सियासी चतुर्भुज से हम आपको खबरदार करते हैं जिसकी बुनियाद पर ही 2027 का चुनावी फैसला भविष्य में हो सकता है। इस चतुर्भुज में जहां आमने सामने योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव हैं, वहां आज के 4 बड़े सियासी विवाद वाले मुद्दे हैं। संभल, काशी, प्रयागराज और मुस्लिम वोट की लड़ाई। इसको आज हम एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे, क्योंकि संभल में जब योगी सरकार हिंसा के आरोपी के घर को कुर्क कराती है
तो दूसरी तरफ संभल में लगातार समाजवादी पार्टी के नेता कहते आ रहे हैं कि मुस्लिमों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह काशी के मुद्दे पर भी राजनीति गर्म है, जहां विकास की बात एक तरफ हो रही है, दूसरी तरफ से मंदिर मूर्ति तोड़ने का आरोप लगाया जा रहा है। सियासी चतुर्भुज में तीसरा मुद्दा प्रयागराज का है, जहां माघ मेले में शंकराचार्य के विवाद पर सियासत ठन चुकी है। एक तरफ शंकराचार्य को असली होने का सवाल है, दूसरी तरफ शंकराचार्य के अपमान का मुद्दा उठाता विपक्ष है। और आगे फिर हम मुस्लिम वोट की उस मोड़ तक यूपी की राजनीति को खंगालेंगे, जहां ओवैसी फैक्टर को लेकर चर्चा तेज है। क्या मुस्लिम वोट पर खेल ओवैसी बिगाड़ सकते हैं? इन सब के बीच सबसे पहले उत्तर प्रदेश के संभल आपको लेकर चलते हैं, जहां आज वही हुआ है जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था। 2024 में संभल को सुलगाने वाले मास्टरमाइंड के घर के बाहर बजता ये सरकारी ढोल क्या 2027 के चुनावों की मुनादी कर रहा है? क्योंकि संभल के बदमाशों के सबसे बड़े मोहल्ले में अब योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने एंट्री कर ली है। उर्फ सायक हुसैन निवासी मोहल्ला पजाया, दीपा सराय, थाना संभल, जिला संभल के विरुद्ध धारा 85 BNSS कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। दुबई से संभल का डी गैंग चलाने वाले का बोरिया बिस्तरा गोल कर दिया गया है। 13/1/2026 आदेशानुसार मुकदमा अपराध संख्या 340/24 धारा 103(1)61(2) BNS थाना संभल जनपद संभल में 24/11/24 की हिंसा एवं हत्या के मुख्य फरार अभियुक्त सारिक उर्फ साठा पुत्र सायक हुसैन निवासी मोहल्ला पजाया, दीपा सराय, थाना संभल, जिला संभल के विरुद्ध धारा 25 BNSS कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने बता दिया, भले दूर देश से बैठकर मास्टरमाइंड सोचता हो कि वो यूपी की कानून व्यवस्था को चुनौती दे सकता है, लेकिन अब मजहब की पर्देदारी में सियासत का संरक्षण लेकर संभल को रह रहकर सुलगाने वालों का घर बार सील कर दिया जा रहा है। जिस संभल को 2027 की अयोध्या बनाने की बात समाजवादी पार्टी के सांसद के राजनेता पिता करते आए, वहां अब ऐलान कर दिया गया, जिसकी वजह से निर्दोष डर गया, कुर्की में उस गुंडे का घर गया। सारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय CJM संभल स्थित चंदोसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। याद करिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं बचेगा। जो मुख्यमंत्री ने कहा 21 जनवरी दिन बुधवार को संभल में वही हो रहा है। जिस हरे रंग के 2 मंजिला घर को आप अभी अपनी टीवी पर देख रहे हैं, ये घर उस शारिक साठा का है जो खुद विदेश भागा हुआ है, लेकिन अब उसको उसके किए का पाठ पढ़ाने पुलिस घर तक पहुंची है। जो 2024 में संभल की शाही मस्जिद के कोर्ट के आदेश मुताबिक होते सर्वे के विरोध में हिंसा भड़कवाता है, गोली चलवाता है, अब उसकी गोलियों का जवाब संभल की पुलिस कानून मुताबिक देने बुधवार दोपहर निकलती है। CO कुलदीप सिंह, एडिशनल SP कुलदीप सिंह, जो तमाम 5 थानों की पुलिस फोर्स है नखासा थाना पुलिस के साथ, वो उसके घर की तरफ जो बढ़ रहे हैं और यहाँ पर जाकर के पुलिस जो इस पूरी कुर्की की कार्रवाई के लिए करेगी। ये पुलिस बल कुछ ही देर में संभल में हथियार, गोल्ड, नकली नोट के पुराने तस्कर शारिक साठा के घर पहुंचकर वो ढोल बजाती है, जिसका मतलब है कि अब संभल जैसी हिंसा करने से पहले उपद्रवी उत्तर प्रदेश में सोच ले, वरना घर कुर्क कर दिया जाएगा। इस पूरे नोटिस को जो है चस्पा किया जाएगा, जिसके ऊपर साफ तौर पर लिखा है कि माननीय न्यायालय CJM संभल चंदोसी के दिनांक 13/1/2026 के आदेश अनुसार इस पूरी कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और सारिक साठा संभल जिला के विरुद्ध धारा 85 BNS की कार्रवाई आदेशित जो की गई थी। और फिर जब पुलिस शारिक साठा के घर में घुसती है तो देखिए, जो बदमाश सोचता आया कि वो कानून को चैलेंज देकर माहौल बिगाड़ लेगा, उसके घर का एक एक सामान बाहर लाया जाता है। जिस बदमाश के घर की कुर्सी तक कानून ने कब्जे में ले ली, संभल को धर्म के नाम पर जलाने की कोशिश करने वाले के घर में घुसकर पुलिस ने अब चारपाई खड़ी कर दी, बिस्तरा गोल कर दिया। शारिक साठा के घर से बक्सा निकलता है,
इसका निकलना इस बात की गवाही देता है कि संभल की तरह जिनके मन में ये चलता हो कि वो भी पुलिस पर पत्थर चला सकते हैं, आग लगा सकते हैं, देख लें कि कानून के हाथ उनके घर का पुर्जा निकाल कर बाहर कर दिया जाए। शारिक साठा यही तो बोलकर संभल के लोगों को भड़काता रहा कि कुछ नहीं होगा, वो देख लेगा। ये सोचकर पत्थर चलाने वाले, बंदूक उठाने वाले देखें, यूपी पुलिस के आगे शारिक साठा अपने घर के बर्तन, अलमारी तक नहीं बचा पाए, वो दूसरों को क्या बचाएगा। शारिक साठा के घर पर कुर्की की जो कार्रवाई है वो लगभग अब फाइनल स्टेज में है और अब देखिए संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के घर पर जो कुर्की की कार्रवाई की गई, वहां से अब उस पूरे सामान को, उसके घर के अंदर के सामान को बाहर निकाला जा रहा है। और देखिए यहाँ आप जो देखेंगे, देखिए किस तरह से जो तस्वीरों में आपको पुलिसकर्मी इस पूरे सामान को निकालते हुए जो नजर आएंगे। और देखिए पुलिसकर्मियों के द्वारा उसके घर के अंदर रखा हुआ जो भी सामान है तमाम, उसको पूरी तरह से जो है यहाँ पर कुर्क किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर इसी बक्सों के अंदर उसके कपड़े हैं और जो तमाम जो घर के जो जरूरी सामान है वो इस पूरे घर के अंदर है। और फिलहाल इसको यहाँ पर कुर्क करने की जो पूरी कार्रवाई है वो यहाँ पर कर रही है। संभल के शारिक साठा को छोटा मोटा बदमाश मत समझिएगा, इसके लिंक दाऊद गैंग तक जुड़े बताए जाते रहे। इसकी पूरी क्राइम कुंडली से पहले आपको हम खबरदार करते हैं। शारिक साठा भारत का एक बड़ा ऑटो लिफ्टर माना जाता है, जिस पर दिल्ली, यूपी, बंगाल समेत कई राज्यों में 69 मुकदमे दर्ज हैं। ये साल भर में करीब 500 गाड़ियां चोरी करने वाले गैंग का सरगना है। लेकिन ये अपराध का एक पक्ष है। जब समाज में शांति को चुनौती धर्म के नाम पर देने लगा तो इसका हिसाब जरूरी होने लगा, क्योंकि संभल की 2024 की हिंसा में पकड़े गए आरोपी मोहम्मद वारिस पर आरोप है कि शारिक साठा के उकसाने पर ही हिंसा के दौरान नईम और कैफ की गोली मारकर हत्या की थी, ताकि माहौल खराब किया जा सके। साथ ही दावा है कि शारिक साठा के उकसाने पर ही मुल्ला अफरोज पुलिस की आंसू गैस का फायदा उठाकर फायरिंग कर रहा था, जिसमें आम लोगों और पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया। एक अन्य गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद गुलाम से पूछताछ में पता चला कि साठा ने जामा मस्जिद सर्वे रोकने के लिए दिल्ली से आए वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश रची थी। गुलाम के पास से विदेशी पिस्टल और जर्मनी मेड कारतूस बरामद हुए थे। पूछताछ में यह भी सामने आया था कि साठा को स्थानीय राजनीतिक संरक्षण हासिल है और उसने अपने साथियों को मस्जिद की हिफाजत की कसम दिलाकर हिंसा के लिए उकसाया था। लेकिन जब पुलिस दलबल के साथ इसका घर कुर्क करने पहुंची तो न तो इसके घर वाले इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़े हुए, न ही पड़ोसी। फिर भी समाजवादी पार्टी के नेता संभल में धर्म के नाम पर निशाना बनाने की बात कहते आए। जो देखते हैं उस पर तकलीफ तो होती है ना, कब तक खामोश रहे। जब से ये सरकार आई है तब से यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि मुसलमान को रहना ही नहीं चाहिए, चला जाना चाहिए। संभल में समाजवादी पार्टी के विधायक ये क्यों कहने लगे कि लगता है मुस्लिमों को यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। बीजेपी के पास अयोध्या जैसा कोई मसला नहीं है, लिहाजा मुझे अफसोस है कि संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश की जा रही है। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद के पिता ये क्यों कह चुके हैं कि बीजेपी संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश कर रही है। दो नेता एक दल, इसी महीने ये दोनों नेता इस दलील पर कायम रहे कि मुस्लिमों को निशाना संभल में बनाया जा रहा है। लेकिन क्या ये बात केवल मुस्लिम नागरिकों की है? जवाब है नहीं, क्योंकि संभल के जिस मोहल्ले में कानूनी नोटिस के साथ घर कुर्की करने पहुंचने से पहले पुलिस को इतना लंबा चौड़ा दलबल लेकर चलना पड़ रहा है, उससे समझ सकते हैं कि संभल में लंबे वक्त तक कैसे साजिश की बुनियाद रची गई। 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा व उसके अन्य गुर्गे, इन सभी लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। इसके अन्य गुर्गे पकड़े गए हैं, लेकिन शारिक साठा वर्तमान में इस देश में नहीं है। 2020 में ये पासपोर्ट बना के इस देश को छोड़ के भाग गया था। उसको गिरफ्तार करना अति आवश्यक है। उसके लिए आज यहाँ पे कुर्की 2 केसेस के अंदर कुर्की का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया था। उसके कंप्लायंस के लिए यहाँ जनपद की पुलिस है वो आई है। उसके साथ साथ यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि यहाँ कानून व्यवस्था बनी रहे। उसके लिए यहाँ पास ही में दीपासराय चौकी की स्थापना की गई है, क्योंकि हिस्ट्री सीटर्स के कंसंट्रेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा संख्या में हिस्ट्री सीटर्स हैं जनपद संभल में यहीं रहते हैं और आतंकवादी गतिविधियों में भी संलिप्त मैक्सिमम संख्या में जनपद संभल से जितने भी लोग निकले हैं वो इसी मोहल्ले में रहते हैं। शारिक साठा का घर जब कोर्ट के आदेश से सील किया जाता है
तो इससे पहले इसी घर के भीतर शारिक के रिश्तेदार भी अपना मुंह सिल लेते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। वैसे तो गए, अगर हमारा कुछ वो होता क्या नहीं है, ये वो होते तो देखो हमारी टांग का ये हाल होता। ये देखो, ये देखो। आप कौन है उनकी? आप कौन? अभी उनकी छोटी। लेकिन उनके ऊपर आरोप है कि दुबई में बैठ करके उन्होंने हिंसा की जो है पूरी बड़ी साजिश रची थी जो है, और इसी वजह से ये पूरी कार्रवाई जो है की जा रही है। ये तो गलत है, जो सही है ना, चाहे जो सही है तो सही है, ये गलत आरोप है। कहाँ है शारिक साठा? अगर ये बात जो पता 9 साल हो गए यहाँ से संभल छोड़ोगे, जब होते तो ऐसे थोड़ी कराते वो है। कहाँ ये कुछ जानकारी आप लोगों की? कभी कोई बात? हमारी तो बहुत सालों से बातचीत ही नहीं हुई है। आप कौन है उनकी? भाभी हूँ मैं उनकी। क्या उनके द्वारा जो है ये पूरी हिंसा की साजिश रची गई थी? ये पूरी बात जो पुलिस की तरफ से? मुझे नहीं मालूम सर, इस बारे में हम क्या कह सकते हैं। शारिक का परिवार कुछ नहीं बोलता, लेकिन पड़ोसी कहते हैं जो किया है वो भुगतेगा। संभल हिंसा की साजिश रची थी जो है, पुलिस ने ये खुलासा किया। वो भले से जो है विदेश में है, फरार है, लेकिन प्रशासन ने खुलासा करा दो तो भुगतेगा। कहाँ को भागेगा? प्रशासन से कहीं ना भागेगा। कितने साल पहले मिले थे आपने? कितने साल पहले देखा था शारिक? जानना ना कोई दोस्त ने अभी देखा था आपने इस इलाके के, चूंकि पड़ोसी था। संभव कि आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल हो कि जो मास्टरमाइंड पहले ही विदेश भागा हुआ है, जिसके घर से कुर्की के नाम पर ये निकलता सामान, क्या कोई नजीर पेश कर सकता है? तो वो एसपी बिश्नोई का बयान आज जरूर सुन लें। एक संदेश भी उन सभी अपराधियों को दिया जा रहा है कि व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, कितना भी शातिर हो, जनपद की पुलिस है उसको ढूंढने के लिए भरपूर प्रयास करेगी और उसको माननीय न्यायालय के सामने पेश भी करवाएगी, और उसके साथ साथ इंश्योर करेगी कि ऐसे लोगों को सजा मिले और वो जीवन भर बाहर ना घूमे। यूपी में शंकराचार्य को लेकर भी सियासत हो रही है और अब नौबत शक्ति प्रदर्शन तक जा पहुंची है। प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। पहली बात कि वो शंकराचार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके अभिषेक पर ही प्रतिबंध है। बात यह है कि हम अगर शंकराचार्य नहीं है तो इसका निर्णय कौन करेगा? मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। शंकराचार्य का अपमान हो रहा है। दंडी सन्यासी, बटुक, ब्रह्मचारी मारे पीटे जा रहे हैं और भाजपा के लोगों को सबसे आगे कतार में खड़े होकर के इसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन भाजपा का कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है। दूसरी पार्टियों के लोग बोल रहे हैं। कितना गजब की बात है। और जहाँ तक हमारे संबंध संपर्क की भी बात है तो हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, आज भी मौका है स्पष्ट कर देते हैं कि जो गौ माता का नहीं है वो हमारा नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे भाजपा हो। गौ माता का रक्षण संकल्प जब तक ये लोग शपथ पूर्वक व्यक्त नहीं कर देते, हम किसी से को अपने दिल के पास आने की अनुमति नहीं देते हैं। इसलिए हमारे लिए सब पराये हैं। हाँ, कोई अगर हमारे दुख के समय में आके खड़ा है, अपनी संवेदना दिखा रहा है और उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है, तो हम इतना भी समझते हैं कि ये क्यों आया है हमारे पास। वो मौके का लाभ लेने के लिए आया है। तो मौका किसने दिया है? हमने थोड़े दिया है, मौका तो इन्हीं लोगों ने दिया है। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया। जब भगदड़ मची थी तो पालकी के कारण मची थी, ऐसा कोई रिकॉर्ड तो हम लोगों को अभी तक प्रशासन ने और आप लोगों ने नहीं दिखाया। आज तक कुंभ के स्नान में किसी भी अखाड़े की शाही परंपरा में भी 500 मीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर सबकी बग्घियां रोकी जाती हैं। आप तो हुए हैं 50 फीट चलने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आमने सामने। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं, तो प्रशासन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से पूछ रहा है कि बताएं वो शंकराचार्य कैसे हैं। लेकिन बात अब इससे भी आगे बढ़ गई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के विरोधी उन्हें स्वयंभू शंकराचार्य बता रहे हैं। चलिए मैं इनके लोगों को सबको लीजिए और सबका नाम नोट करिए। इन्होंने सुबह बैरियर गिराया है। कहने के बावजूद
रविवार को मौनी अमावस्या के दिन संगम में स्नान को लेकर शुरू हुए विवाद में उत्तर प्रदेश सरकार, प्रशासन और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को आमने सामने कर दिया। शंकराचार्य अपनी पालकी पर संगम तक स्नान करने जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा कारणों से उन्हें रोका। बटुकों से मारपीट के आरोप लगे और सियासी संग्राम छिड़ गया। यहाँ भीड़ ज्यादा हो जाती है, हम पैदल हो जाते। ऐसी क्या हमको विवेक नहीं है क्या? क्या हमको यहाँ के पुलिस अधिकारियों से कम विवेक है? हम करोड़ों लोगों के शंकराचार्य हैं, क्या हमको विवेक नहीं है? संगम में पालकी से स्नान के लिए जाने से शुरू हुए विवाद में बात पहले शंकराचार्य की पदवी तक आई और अब ये मामला शंकराचार्य पर राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में बदल गया। एक तरफ संत बट गए, दूसरी तरफ सियासी दलों में टकराव हो रहा है। जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाकुंभ में स्नान को आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति बता रहे थे, वो उत्तर प्रदेश सरकार पर इतने भड़के हुए हैं कि सीधे मुख्यमंत्री को हुमायूं बता देते हैं। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। ऐसा पहली बार नहीं जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद में आए हो। योगी आदित्यनाथ को भला बुरा कहा, उन्हें लेकर संतों में ही बंटवारा हो गया हो। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को संतों का एक बहुत बड़ा तबका शंकराचार्य नहीं कहता। इनमें एक नाम जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का भी है। उनको शास्त्र का कुछ आता ही नहीं तो क्या कहूँ मैं। अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य होने का दावा करने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को माघ मेला प्राधिकरण ने नोटिस भेजकर उनकी पदवी को लेकर सवाल क्या पूछा। जो लोग उन्हें शंकराचार्य नहीं मानते वो हमलावर हो गए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य को बनाया ही नहीं। सवाल सिर्फ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पदवी पर ही नहीं उठ रहे, बल्कि उनकी पालकी पर ही संगम में स्नान करने की जिद पर भी पूछे जा रहे हैं। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। सरकार ने नोटिस दिया कि मुक्ता आपको जो है किसने जो है बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया, सब कुछ उचित है। आमतौर पर शंकराचार्य कुंभ और महाकुंभ पर ही स्नान करने आते हैं। मौनी अमावस्या पर संगम पर शाही स्नान करने की कोई परंपरा नहीं, हालांकि ऐसा न करने का कोई नियम भी नहीं। इस मौके पर कोई भी आ सकता है, लेकिन बात संगम तट पर पालकी ले जाने को लेकर बिगड़ी। आज तक कुंभ के स्नान में किसी भी अखाड़े की शाही परंपरा में भी 500 मीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर सबकी बघियां रोकी जाती हैं। आप तो हुए हैं 50 फीट चलने को तैयार नहीं है। ये सीधे सीधे धर्म का दुरुपयोग है। धर्म का आवरण ओढ़ करके सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश है। और मेले में कोई भगदड़ मच जाए। पिछली बार भी योगी से इस्तीफा कौन मांग रहा था? यही मांग रहे थे। तो भाई राजनीति करनी है तो खुल के करो, धर्म के आवरण में क्यों करते हो? मौनी अमावस्या के दिन माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अलावा पूरी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती भी मौजूद थे, जो बुजुर्ग होने की वजह से संगम में स्नान करने नहीं गए। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद गए और उनकी प्रशासन से भिड़ंत हो गई। अब बात इतनी आगे बढ़ी कि सवाल उनके शंकराचार्य होने पर पूछे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक पे प्रतिबंध लगा दिया। किसने उपाधि दे दी? ऐसे तो 1000 लोग घूम रहे हैं अपने आप को शंकराचार्य कहने वाले। हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? अखाड़ा परिषद हो, संत समिति हो, जो मान्यता देती है, ऐसी किसी समिति ने मान्यता दी हो तो आप बताइए। और उनके गुरु ने खुद कहा कि मैंने वसीयत नहीं की है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर भले ही सवाल, लेकिन उन्हें संगम में जिस तरह रोका गया उसे लेकर समर्थन भी मिल रहा है। द्वारका की शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने उन्हें संगम में स्नान से रोके जाने का विरोध जताया है। इस तरह से ब्राह्मणों का, साधुओं का, यतियों का गंगा स्नान करने से रोका गया। आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें,
उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये प्रशासन का अहंकार। तो संगम में स्नान को लेकर यूपी सरकार बनाम स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच शुरू हुआ टकराव अब एक शंकराचार्य की पदवी तक जा पहुंचा। लेकिन जिस तरह से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से प्रयागराज प्रशासन को नोटिस वापस नहीं लेने पर मानहानि की चेतावनी दी जा रही, उससे लगता नहीं कि विवाद जल्द थमेगा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर सिर्फ संत ही नहीं बटे हैं, राजनीतिक दल भी आमने सामने हैं। बीजेपी इस मामले में खामोश है तो समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस हमलावर। कि नरेंद्र मोदी के आने से, उनके प्रधानमंत्री बनने से हिंदुओं हम एंटी मोदी नहीं हैं, बल्कि मोदी के प्रशंसक हैं। और इसलिए प्रशंसक हैं क्योंकि इतना हिम्मती और हिंदुओं के पक्ष में दृढ़ता के साथ खड़ा रहने वाला कौन सा दूसरा प्रधानमंत्री अभी तक आजाद भारत में हुआ है, बताओ ना। शिविर हमारा लगेगा। खुद के शंकराचार्य होने का दावा करने वाले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अक्सर अपने राजनीतिक बयानों की वजह से चर्चा में आते, जिनकी सियासी राय बदलती रहती है। फुटपाथ पर हम रहेंगे। अभी तक जो उनका चरित्र देख लिया 12 वर्षों में, उसे मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि वो हिंदू नहीं है, असल में हिंदू नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितनी बार 108 बार कहूं कि 1008 बार कहूं? कब मानोगे आप, बोलो। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की यही बातें उन्हें विवादित बना देती हैं, जिसमें वो कभी प्रधानमंत्री पर हमला करते हैं तो कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। स्वयं आदित्यनाथ योगी को आकर के हमको लेके चलना चाहिए स्नान कराने के लिए। नियम की बात तो ये है, होगा ये आएंगे और नहीं आएंगे तो ये जब हट जाएंगे तो कोई दूसरा आएगा, वो समझेगा, वो आएगा। इसमें कौन सी बात है? कौन सी गारंटी है कि अगले माघ मेला में ये रहेंगे मुख्यमंत्री? बताओ हमको। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। अब तक बीजेपी इस पर खामोश है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खुलकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़ी है। इसी वजह से उन्हें अखिलेश राज की याद दिलाई जाती है। 2015 के अक्टूबर में जब यहाँ भी लाठीचार्ज हुआ था तो उन्होंने बटुकों को ही आगे कर दिया था। वहाँ भी जब पुल नंबर 2 की बैरिकेडिंग तोड़ी है। जिस वाकये का जिक्र किया जा रहा है उस वक्त उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की ही सरकार थी। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट के गंगा में मूर्तियों के विसर्जन पर रोक के फैसले के खिलाफ संतों ने धरना प्रदर्शन किया था। इस धरने को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यही वजह है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर राजनीति करने के आरोप लगने लगते हैं। इस मुद्दे पर एक मुहरा उन्होंने धर्म क्षेत्र में सेट कर लिया और वो भी इतिहास की लंबी परंपरा है कांग्रेस समर्थित होने का। और सारी मीडिया के पास भी इसकी सूचना है आपके यहाँ पर कि वो लगातार प्रियंका गांधी से और अखिलेश यादव से वार्ता कर रहे हैं, अपनी एक एक रणनीति कह लीजिए राजनीति की। अच्छा, बिहार में कौन सी घटना घट गई थी? 243 सीटों पर चुनाव लड़ाने के लिए गए थे कैंडिडेट लेकर के। तो राजनीतिक व्यक्ति धर्म के चोले में अगर उससे कोई राजनीति ही करनी है तो उसका हमारे पास तो इलाज नहीं है। यही तो मजे की बात है कि शंकराचार्य का अपमान हो रहा है। दंडी सन्यासी, बटुक, ब्रह्मचारी मारे पीटे जा रहे हैं और भाजपा के लोगों को सबसे आगे कतार में खड़े होकर के उसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन भाजपा का कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है, दूसरी पार्टियों के लोग बोल रहे हैं। कितना गजब की बात है। और आज उन्होंने अपने वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को शंकराचार्य से मिलने के लिए प्रयागराज भेजा, जिन्होंने वहां पहुंचकर शंकराचार्य को समाजवादी पार्टी का समर्थन दिया। जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होना चाहिए, प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए। आप जानते हो जगतगुरु शंकराचार्य सनातन धर्म के वाहन एक तरह से भगवान की तरह पूजे जाते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार, खींचातानी, धक्का मुक्की, लाठीचार्ज, ये बड़ा शोभनीय घटना है। और जो भी किया है मैं अधिकारियों ने किया है, और लेकिन मैं इसमें सरकार से कहना चाहूँगा ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच करा के कार्रवाई कराई जाए। क्यों इस तरह से शांतिपूर्ण मेले में इस तरह की घटना करके समाज में एक बड़े महापुरुष को, सनातन के बड़े महापुरुष को अपमानित करने का काम किया गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को तो बीजेपी की सरकार के खिलाफ मौका भी मिल गया। दोनों को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से एक साल पहले बीजेपी को उसी की पिच पर घेरा जा सकता है।
क्योंकि सीधे यही सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी संतों का और सनातन का अपमान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। जो संविधान, जो कानून, जो देश का हमारी पहचान है, जो भाईचारा है, जो हमारी संस्कृति है, जिसको सम्मान दिलाने का काम होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। इतना मैं कहना चाहूँगा कि वो शंकराचार्य जी 2024 में जब वहाँ पर गए, वो महाकुंभ में उनको जमीन का आवंटन हुआ था ना, जमीन दी थी सरकार ने, तो किसके नाम से जमीन का आवंटन किया था? वो शंकराचार्य के नाम से ही जमीन का आवंटन हुआ था। तो मैं निश्चित कहूँगा कि आप केवल जनता को भ्रमित करने का, सनातनियों को अपमान करने का ये काम कर रहे हैं। शंकराचार्य जी शंकराचार्य थे और शंकराचार्य हैं। उत्तर प्रदेश में अब उस खबर से खबरदार करते हैं जहां कब ओवैसी की चर्चा हर बैठक में हो रही। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मंगलवार को लखनऊ में अपने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। बैठक में एक सांसद ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह ओवैसी का प्रभाव मुस्लिम बेल्ट में बढ़ रहा है, वो 2027 के लिए खतरे की घंटी है। वहीं एक अन्य सांसद ने चंद्रशेखर आजाद का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पश्चिमी यूपी में वो जमीन पर सपा के स्थानीय नेताओं को तोड़ रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने अपने सांसदों को भरोसा दिलाया कि वक्त आने पर वो इन चुनौतियों से निपट लेंगे। बाहर जब समाजवादी पार्टी के सांसद निकले तो पीडीए का जिक्र करके कहते रहे कि जो भी बीजेपी के खिलाफ आएगा स्वागत है। तो क्या ओवैसी भविष्य में यूपी के भीतर अखिलेश के साथ हो सकते हैं? मंगलवार को 2027 की रणनीति उत्तर प्रदेश में तय करते अखिलेश यादव की बैठक से निकले उन्हीं की पार्टी के सांसद जब ओवैसी से गठबंधन के सवाल पर इनकार नहीं करते। यूपी में घर में लोग नमाज पढ़ रहे तो केस बुक कर रहे थे। माने अगर सिर्फ मुसलमान समाज ही नमाज पढ़ता है, दूसरा समाज कुछ भी कर ले, फिक्र नहीं है बीजेपी सरकार को। ये मुद्दा होना चाहिए। तो साफ हो जाता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र में नगर पालिका चुनावों में उम्मीद से ज्यादा सीटें जीतने वाले ओवैसी के दल को लेकर चिंता उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के खेमे में शुरू हो चुकी है। इस खबर को और विस्तार से समझने के लिए आप इस वीडियो को पहले देखिए। 4 दिन पहले की बात है, बरेली के एक घर में 12 लोग नमाज पढ़ रहे थे। पुलिस ने शांति भंग का चालान कर दिया, 12 लोग पकड़े गए, बाद में उन्हें जमानत मिली। अब इस मुद्दे को ओवैसी लगातार उठाने लगे हैं। पिछले 2 साल से कह रहा हूं कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है, मेरा ख्वाब है कि एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री हिजाब पहनने वाली लड़की होनी चाहिए। अगर ये मैं बोल रहा हूं तो इसमें कौन सा गुनाह है? क्या हम ख्वाब नहीं देख सकते? क्या हम उस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश नहीं कर सकते? क्या भारत का संविधान हमको इस बात से रोकता है? नहीं रोकता है। यही तो हम ये कह रहे हैं कि ख्वाब देखो, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुत्तहिद रहो, काम करो। इसी तरह ओवैसी लगातार ये भी कहने में जुटे हैं, उनका ख्वाब है एक दिन हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला भारत की प्रधानमंत्री बने। ऐसे बयानों और मुस्लिम बाहुल्य सीट पर लगातार बीजेपी के विरोधियों के मुकाबले ओवैसी की पार्टी को चुना जाना सवाल उठाता है। क्या यूपी में ओवैसी चुनौती बन सकते हैं? जब हर समाज का लीडर है तो मुस्लिम समाज का लीडर क्यों नहीं होगा? अगर तुमको सत्ता मिलती है तो क्या तुम डिप्टी सीएम बनाओगे? नहीं बनाओगे। किसको बनाएंगे? जाट को बनाएंगे। किसको बनाएंगे? जाट को बनाएंगे। ये तय हो गया। मगर मुसलमान 19% में उससे कहेंगे कि तुम अभी रुक जाओ, बीजेपी को हराना है। अरे क्या बीजेपी को हम नहीं हरा सकते? तेजस्वी ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया तो ओवैसी ने इसी तरह का सवाल किया था। पूछा था कि अगर मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम हो सकता है तो एक मुस्लिम क्यों नहीं? मल्लाह समाज जो 3% की आबादी है और वो तेजस्वी के बाजू बैठकर कहता है कि हम उप मुख्यमंत्री होंगे। मैं ढाका की आवाम को और बिहार की जनता को और खास तौर से वो 17% अल्पसंख्यक समाज को एक पैगाम दे रहा हूं। 3%
हैं, और उनकी ताकत को देखो आप। बिहार के नतीजों से साफ है कि जो मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा तेजस्वी ने लंबे वक्त से हासिल किया, उसमें अब कमी आई। इसीलिए बिहार के नतीजे उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सियासत को खबरदार करने के लिए काफी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी 19.26% के करीब है और उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में 137 मुस्लिम बाहुल्य हैं, जिनमें 47 सीट ऐसी जहां 30% से ज्यादा मुस्लिमों की आबादी है। और अगर सीमांचल की तरह यूपी में भी मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा ओवैसी की तरफ थोड़ा भी जाता है, तो यूपी में मुस्लिम वोट को लेकर होती राजनीति को झटका लगेगा, जहां एनडीए 85 मुस्लिम यादव बाहुल्य सीट में से 68 जीतने में कामयाब रहा है। मतलब जिस वोट बैंक से महागठबंधन को सबसे ज्यादा उम्मीद रही, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सब जीत का भरोसा रखते रहे, उसी मुस्लिम यादव वोट बैंक वाली सीट में केवल 12 सीट महागठबंधन जीत पाया, 5 सीट अन्य को चली गई। अगर केवल मुस्लिम वोट जहां ज्यादा है उनकी बात करें तो ऐसी 39 में से 26 सीट एनडीए बिहार में जीता, 8 सीट केवल महागठबंधन पाया और 5 अन्य, जिसका सीधा सीधा मतलब ओवैसी हैं। तेजस्वी और मुझ में फर्क ये है कि तेजस्वी के पिताजी मुख्यमंत्री भी थे, केंद्र के रेलवे मंत्री भी थे, तब भी तेजस्वी नहीं पढ़ पाया। मेरे वालिद एक एमपी थे, एमएलए थे, कॉर्पोरेटर थे। उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ यहाँ लंदन जाकर पढ़ो। मैं लंदन में पढ़ा, अल्लाह का करम है, मेरे माँ बाप की दुआएं थी। मैं 5 साल वापस नहीं आया। उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी की चुनौती यह है कि ओवैसी यूपी में भी मुस्लिम मतदाताओं को इसी तरह रिझाने को उतर रहे हैं। यूपी में मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगा सकते हैं, मुस्लिम आबादी को एहसास करा सकते हैं कि जिन्हें तुमने वोट दिया उनसे धोखा मिला है। कोई उत्तर प्रदेश से आके बोल रहा, अरे ओवैसी यहाँ क्यों आया? सुन लो अखिलेश यादव, तुम यहाँ पर सिर्फ अपने यादव भाई की कामयाबी के लिए आए हो। मैं हैदराबाद से 11 साल से आ रहा हूँ, तो सीमांचल के एक एक बच्चे और बच्ची और बूढ़े के लिए आता हूँ। अब उत्तर प्रदेश के आगरा से आई उस खबर से खबरदार करते हैं जिसे देखकर आपको पूछना है कि क्या 200 करोड़ की बिल्डिंग में 16 महीने के भीतर दरार आ सकती है? आप खुद ही कहेंगे ऐसा कैसे, लेकिन यही तो आगरा के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग के साथ हुआ है। वो इमारत जो सितंबर 2023 में तैयार हुई, उसमें अब दरार ग्राउंड फ्लोर के हिस्से में देखी जाती है। जिस एसएन मेडिकल कॉलेज को एम्स बनाने का दावा किया जा रहा है, वहां कांग्रेस के नेता ने बिल्डिंग में दरार पर सवाल उठाया तो अधिकारी कहने लगे इतने से कुछ नहीं होता। या इतने अधिकारी आते हैं, डीन है। अभी देखिए आप क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बिल्डिंग टूटी हुई है तो इसमें कोई ख्याल नहीं है कितनी मंजिल की होगी। ये 8 की हो सकती है, 10 की हो सकती है। और मैं जब आया तो मैंने देखा, ये देखिए फिल्म डाली जाएगी अभी यहाँ से लेकर के तो वहाँ तक टूटा हुआ है। तो आप देखिए सब लोगों से ये कितने हाथ का है, 1 और 2। अब आप देखिए इससे क्या कंडीशन, देखो ये गया। सुनो ऐसा करो, सुनो ना, एक मिनट रुकिए आप लोग, रुक जाइए, साइड में हो जाओ। आप कंप्लेंट भाव तो साहब को कंप्लेंट कर दो, ऑफिस में बताओ। अरे आप सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि आगरा के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामनाथ सिकरवार ने जो वीडियो एसएन मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का वायरल किया है, उसमें वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से अभी हाल ही में सितंबर 2023 में जिस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ है और लोकार्पण हुआ है, उस बिल्डिंग में किस तरह से उसके बेस में बिल्कुल जमीन से लगी हुई दीवार में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। लीपापोती की जा रही है, जो दरारें थी अब उसको भर दिया गया है। तमाम जो आप देख सकते हैं जो मजदूर हैं वो यहाँ लगे हुए हैं। सवाल यही उठता है कि जिस बिल्डिंग का उद्घाटन तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया, उस कार्यक्रम में तमाम आगरा के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। 2019 का ये प्रोजेक्ट है और इसका जो लोकार्पण हुआ है वो सितंबर 2023 में हुआ है। तो ऐसे में ये भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है। हालांकि इसको लेकर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रशांत गुप्ता से आज तक ने बातचीत की तो उनका ये कहना है कि ये डक्ट का कवर है और डक्ट में इस तरह की शिकायतें आ जाती हैं। और संस्था के
जो इंजीनियर्स थे उन्होंने आके विजिट कर लिया था। ये जगह जो है जहाँ पर ये दरार दिख रही थी वो जगह डक्ट है, वो बिल्डिंग की मेन दीवार नहीं है। डक्ट वो होता है जो हाई राइज बिल्डिंग में जो विभिन्न प्रकार के पाइप वगैरह वगैरह को ले जाने के लिए रहता है। तो उनका ये ऑब्जर्वेशन था कि जब बिल्डिंग बनती है शुरुआती 1-2 साल 3 साल में कुछ दिक्कतें आती हैं जिनको ससमय ठीक किया जाता है। तो इस पर भी उनका ये था कि जब मौसम ठीक होगा उसे ठीक कराएंगे, जो कि वो ठीक करा रहे हैं। चूंकि वो डक्ट है, एक ईंट की दीवार आप डालेंगे तो कोई भी चीज कहाँ जाएगी, अंदर ही जाएगी डक्ट के अंदर, उसके अंदर बड़ी बड़ी पाइपलाइन और सब कुछ निकल रहा है। उत्तर प्रदेश में कफ सिरप कांड की चर्चा यूं तो पहले सियासी तौर पर ज्यादा हुई, लेकिन अब ऐसा नकली कफ सिरप बनाने वाले पकड़े गए हैं जिनके बारे में सुनकर लगेगा कि हे भगवान, ये लोग क्या ही पिला देंगे। असल में पीलीभीत में ऐसे लोगों को पुलिस ने पकड़ा है जो यूट्यूब देखकर नकली कफ सिरप बनाने लगे। चीनी के घोल में नशे की डोज मिलाकर ग्रामीण इलाके में फर्जी कफ सिरप बेचते पकड़े गए। नकली कफ सिरप बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेश कुमार है उसको गिरफ्तार किया गया है। यह व्यक्ति एक झोला छाप डॉक्टर है जो अपने ही घर के कंपाउंड में नकली दवाएं बनाता था। इसके पास से 340 टॉपेक्स गोल्ड एवं 35 कोयोरेक्स टी इस नाम की दवाइयां बरामद हुई हैं और बहुत सारी लगभग 500 खाली शीशियां, इस पे लगाने वाले रैपर और इसमें मिलाए जाने वाले नकली इथेनॉल और जो सिरप और चीनी का सीरा इसके यहाँ से बरामद किया गया है। इन तीनों को मिक्स करके कुछ लोकल दुकानों पे ही सप्लाई करता था और इसको कुछ नशीली पदार्थ इसमें डाला जाता था जिसका प्रयोग संभवतः नशे के लिए किया जाता था। इसको घुमचाई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और आगे जेल भेजकर कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके द्वारा बताया गया है कि 2003 में सिटी अस्पताल पीलीभीत में कंपाउंडरी की नौकरी करता था, तो वहां पे इसको छोटा मोटा कुछ ज्ञान हुआ। उसके बाद से इसने लगभग 1 साल से ये कार्य कर रहा है जिसमें नकली दवाइयाँ ये अपने ही घर पे छोटे ही स्केल पे कर रहा है, परंतु ये बहुत हानिकारक है और लोगों के सेहत और तबीयत के साथ खिलवाड़ का एक तरीका है। जो लोग इसको असली दवाई समझ के खरीदते होंगे उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा घातक और जानलेवा सिद्ध होगा। अब आपको रोजगार भर्ती परीक्षा में नई धोखेबाजी से खबरदार करते हैं। राजस्थान में पेपर लीक पर लगाम लगने के बाद अब नकल माफिया नए पैंतरे पर काम कर रहे हैं। अभ्यर्थियों से हो रही इस धोखेबाजी का खुलासा राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने किया है, जिसके जरिए बिना पेपर लीक किए, बिना नकल करवाए, बिना डमी कैंडिडेट बिठाए भी योग्य अभ्यर्थियों का हक मारा जा रहा था। जब से हमारी सरकार आई है आपने देखा एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया। राजस्थान में भले ही बीजेपी सरकार आने के बाद एक भी भर्ती परीक्षा पेपर लीक न होने के दावे होते हो, लेकिन सरकारी पदों की भर्ती परीक्षा में पुरानी धोखाधड़ी अब तक सामने आती जा रही है। अब तक आपने पैसा लेकर सरकारी नौकरी लगवाने के लिए पेपर लीक के बारे में सुना होगा, डमी कैंडिडेट बैठाने से लेकर ब्लूटूथ से नकल करवाने का खेल देखा होगा। भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में हेरफेर के पैंतरे भी अपनाए जाते रहे, लेकिन राजस्थान में सरकारी नौकरी की भर्ती में घोटाला करने के लिए एक नए आविष्कार का पता चला, जिसके जादू से 38 फेल अभ्यर्थी पास होकर सरकारी नौकर बन गए। जिनके नंबर -6 आने चाहिए थे उसके 259 हो गए, जिसके 2 नंबर आने चाहिए थे उसे 206 मिल गए। करीब 42 कैंडिडेट्स के नंबर्स में डिफरेंस आए हैं। उन 42 में से 38 कैंडिडेट्स के मार्क्स में काफी ज्यादा डिफरेंस है। स्पेशल 5 की टीम सरकारी भर्ती में OMR शीट के जरिए गड़बड़ झाला कर रही थी। वही OMR शीट जो एक खास तरह का कागज होता है जिस पर छोटे छोटे गोले या बबल्स बने होते हैं, इसका इस्तेमाल परीक्षा में जवाब दर्ज करने के लिए किया जाता है। इसमें अभ्यर्थी काले या नीले पेन से गोला भरकर अपने जवाब को मार्क करते हैं, लेकिन इसके जरिए हो रहे भर्ती घोटाले को राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने रंगे हाथों पकड़ा है। लेकिन कैसे? भर्ती घोटाले वाली इस टीम का कप्तान संजय माथुर है, जो तनख्वाह तो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के टेक्निकल हेड की ले रहा था, लेकिन इसका असली काम सरकारी भर्ती परीक्षा में घोटाला करवाना था। इन दोनों की जिम्मेदारी उस टाइम में ये थी कि ये दोनों OMR जिस रूम में स्कैनिंग होते थे उस रूम में बैठते थे। इनका काम ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कंपनी को दे रखा है वो कंपनी सारे कार्य को
सुचारू रूप से करे, पूर्णतया ईमानदारी के साथ करे, एकदम शुचिता के साथ में करे। संजय माथुर ने अपने एक साथी के साथ मिलकर फोटोशॉप से सही उत्तरों पर निशान लगाकर ओएमआर शीट में हेरफेर करके उम्मीदवारों के नंबर बढ़ा दिए। उदाहरण के लिए आरोपी छात्रा पूनम माथुर को करीब 63 अंक मिलने चाहिए थे, लेकिन ओएमआर शीट में धोखाधड़ी से उसके परिणाम में 182 नंबर दिखाए गए। इसी तरह दूसरे जिन उम्मीदवारों के वास्तविक स्कोर जो 30 से 50 नंबर के बीच थे, उन्हें बढ़ाकर 185 से ज्यादा कर दिया गया। किसी व्यक्ति के कम मार्क्स आ रहे हैं और उस व्यक्ति ने पेमेंट किया है, तो इन लोगों ने फोटोशॉप में जाके ओएमआर शीट में जो सर्कल करना होता है, उन सर्कलों में वहां पे ब्लैक कर दिया और उसको स्कैन में उससे नंबर बढ़ा दिए। ओएमआर शीट से साल 2018 की 3 भर्ती परीक्षाओं में धोखाधड़ी हुई, जो साल 2019 में आयोजित हुई थी। इसमें सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा, लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा और कृषि सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा शामिल है। इन तीनों एग्जाम के ओएमआर शीट स्कैन करने और परीक्षा का रिजल्ट तैयार करने के लिए डेटा प्रोसेसिंग का काम नई दिल्ली की राघव लिमिटेड कंपनी को दिया गया, जिसने चुने हुए उम्मीदवारों के अंक धोखाधड़ी करके बढ़ा दिए और अयोग्य नौकरी पा गए। इस तरह तीनों भर्ती परीक्षा में 3,212 पदों के लिए 9,40,038 उम्मीदवार धोखाधड़ी का शिकार हो गए। यह पूरा का पूरा 2018-19 में आउट हुआ, तो उससे पूरे राजस्थान में यह खबर फैली कि हाँ भाई, इस प्रकार इस भर्ती में कुछ गड़बड़ हुई है। तो एक स्कैन्ड कॉपी, जो कि ओएमआर शीट की स्कैन कॉपी एक रिजर्व के तौर में पड़ी रहती है, अधिकांश हर एक एग्जाम में मल्टीपल कॉपीज में होती है। तो एक जो टॉप वाली कॉपीज को स्कैन किया जाता है, उसकी स्कैन्ड इमेज को एक रिजर्व के तौर पे रखा जाता है कि वक्त जरूरत वो काम में आए। फिर उस स्कैन्ड कॉपी को वापस रन किया गया, तो रन करने के ऊपर करीब 42 कैंडिडेट्स के नंबर्स में डिफरेंस आए हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि आरएसएसबी के जो 2 आरोपी पकड़े गए, वो दोनों भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत करने वालों की राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की जांच समिति में भी शामिल थे। लेकिन राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की जांच में घोटालेबाज बच नहीं पाए। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने जो जांच करी थी, उस जांच कमेटी में भी ये दोनों व्यक्ति सदस्य थे। देवांकुर वधावन, जयपुर, आज तक। आखिर में बांग्लादेश को आज आईसीसी ने बड़ा झटका दिया। भारत में आकर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार करने वाली बांग्लादेश की टीम को 24 घंटे के अंदर फैसला लेना है, और अगर बांग्लादेश फिर भी भारत में नहीं खेलना चाहता तो उसकी जगह किसी और टीम को दी जाएगी। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक और हरदम रहिए खबरदार।